बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नदीमुल हसन और मैं आपको वेलकम करता हूं नदीम केमिस्ट्री में। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। देखिए, अक्सर बच्चों को इस चीज़ में मसला होता है कि हम रिएक्शन की डायरेक्शन कैसे फाइंड करें। तो इसके लिए मैंने 6 इंपॉर्टेंट सवाल लिए और हम हल करते हैं उनको, उनसे उनकी मदद से जानते हैं कि किस तरीके से हम इस चीज़ को फाइंड करेंगे। और सबसे आखिर में हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसकी मदद से हम ये चीज फाइंड करेंगे कि क्या वाकई हम आइडेंटिकेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक। तो पहले सवाल से शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या फर्क होता है हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोएफिशिएंट के दरमियान। देखिए, जो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो होती है रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट। क्या आपकी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या रेशियो है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम देते हैं। और सेम टू सेम हम यहाँ भी यही चीज रिपीट करते हैं, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट की। ये भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान क्या होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट। तो फर्क कहाँ पे आएगा, फर्क इसका यहाँ पे आएगा कि ये किसी भी स्पेसिफिक टाइम के बाद की बात कर रहे हैं। मीन्स आपके रिएक्शन को 10 मिनट लगने थे और 10 मिनट के बाद वो इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। तो ये 10 मिनट के बाद वो एक कांस्टेंट पॉइंट जो पहुंचेगा उसी को हम क्या नाम देंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन रिएक्शन कोएफिशिएंट की मैं बात करूं तो ये एट एनी टाइम मीन 10 मिनट से पहले, 9:30 मिनट, 9, 5, 4, 1, जो भी टाइम आप स्टडी करना चाहते हो, तो उस टाइम के ऊपर जो आप रेशियो फाइंड कर रहे होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, उससे हम क्या नाम देंगे, रिएक्शन कोएफिशिएंट। लेकिन पूरे टाइम के बाद जब आप फाइंड करोगे तब वो रिएक्शन कोएफिशिएंट नहीं, तब वो क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहाँ से एक और चीज का भी इल्म होता है कि जब हम एक स्पेसिफिक टाइम के बाद बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारी वैल्यूज क्या रहेंगी, कांस्टेंट होगी। के सी की वैल्यू हमेशा एक प्रॉपर टेम्परेचर के ऊपर फिक्स ही रहती है, तो चेंज नहीं होती। लेकिन रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी। क्यों? देखिए, 2 मिनट के ऊपर आप फाइंड करते हो तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अलग होगी और रिएक्टेंट अलग, और फिर आप उसको 5 मिनट बाद करते हो, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अलग, रिएक्टेंट के अलग। अब 7 मिनट बाद, 8 मिनट बाद, 9 मिनट बाद, मीन जितने टाइम के बाद करोगे तो उसकी वैल्यूज क्या होंगी, चेंज होंगी। अब लास्ट पॉइंट फार्मूले पे आता हूँ, तो दोनों के फार्मूले में आपको कोई फर्क भी नजर नहीं आएगा। ये भी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये भी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होती है और कंसंट्रेशन ऑफ क्या होती है, रिएक्टेंट होती है। तो हमारे पास दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं इक्विलिब्रियम के चैप्टर में। एक होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि एक फिक्स वैल्यू अटेन करते हुए आपके इक्विलिब्रियम के ऊपर अटेन करता होता है, और इक्विलिब्रियम के बाद कोई भी पॉइंट आप डिस्कस करना चाहते हैं, एनी पॉइंट, उसके लिए फिर हम किसका सहारा लेते होते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि ये है कि हम किस तरीके से प्रिडिक्ट करेंगे कि हमारा इक्विलिब्रियम है या हमारा रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है या हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो याद रखें, इसको फाइंड करने के लिए हम सहारा लेंगे कंपैरिजन का। बाय कंपेयरिंग वैल्यूज, याद रखें हम वैल्यूज को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसकी, के सी की और क्यू सी। के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और क्यू सी हमारा रिएक्शन कोएफिशिएंट। इन दोनों की वैल्यूज को प्रिडिक्ट करते हुए हम फाइंड करेंगे कि हमारे रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी है, या इक्विलिब्रियम की बात करें तो हमारे इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या है, कि हमारा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है तो इक्विलिब्रियम है, अगर बैलेंस नहीं हुआ तो इक्विलिब्रियम नहीं है। तो हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन भी फाइंड कर सकते हैं और साथ में ये भी पता कर सकते हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर आने के लिए हमारे रिएक्शन को फॉरवर्ड ज्यादा जाना चाहिए या रिवर्स आना चाहिए। तो वो सारी चीजें हम किससे फाइंड कर सकते हैं, इन केसी और क्यूसी को कंपेयर करते हुए। अब जब हम बात करते हैं इनकी कंपैरिजन की तो हमें दो चीजें मिलती हैं, लेकिन हमारे पास जो केसेस निकलते हैं वो कितने होते हैं, 3। पहला केस कि आपकी क्यूसी की वैल्यू लेस देन मिले किस चीज से, केसी से। केस नंबर 2, आपकी क्यूसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी किससे, केसी से। और केस नंबर 3 कि जितना क्यूसी पड़ा हुआ होगा उतना ही क्या होगा, केसी होगा। तो ये 3 केसेस होते हैं और हम बारी बारी इनको हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करते हैं। अब चलता हूँ आंसर नंबर 3 की तरफ, कि हम किस तरीके से प्रिडिक्ट करेंगे कि हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन कब आएगा, कैसे आएगा। तो उसके लिए हम इन केसेस में से एक केस उठाते हैं जो कि हमारा केस नंबर 1 है, जो कि हमें बता रहा है कि क्यू सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए के सी से। बट इस चीज को समझाने से पहले मैं आपको एक और चीज समझाना चाहूंगा। मैथमेटिकली अगर हम वैल्यूज के बारे में जानने की कोशिश कर लें तो हमारा ये काम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। देखिए, मैं दो नंबर ले रहा हूँ, एक है 10 और एक है 2। एक बार मैं 10 को ऊपर लिखता हूँ और 2 को नीचे। हमारा प्रोडक्ट और हमारा रिएक्टेंट समझ लें, ये हमारा पी है, ये हमारा रिएक्टेंट है।
जब मैं छोटी वैल्यू नीचे रखता हूँ तो जो मेरा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, बड़ी क्वांटिटी आ रही है, लार्ज नंबर आ रहा है। लेकिन फिर मैं यही दोनों नंबर लेता हूँ, लेकिन मैं इन दोनों को उल्टा कर देता हूँ, मैं ऊपर वाले को प्रोडक्ट और नीचे वाले को रिएक्टेंट, लेकिन नंबर क्या हो गए, इनवर्ट। अब जब मैं 10 को 2 के ऊपर डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या आता है, 0.2, जो कि क्या है, स्मॉल नंबर। अब यहाँ समझने की क्या चीज है कि जब हम नीचे का नंबर छोटा रखते हैं तो हमारा आंसर, हमारी वैल्यूज क्या आएंगी, लार्ज। लेकिन जब हम नीचे का नंबर बड़ा रखते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, स्मॉल। इसी चीज को स्टडी करते हुए हम के सी की वैल्यू छोटी और के क्यू सी की वैल्यू बड़ी को देखते हैं कि किस तरीके से इफेक्ट करता है। अब यहाँ देखिए, के सी हमारे पास है, हमारा एक चीज, उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखें, मैं चाहता हूं कि मेरा क्यू सी की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, स्मॉल आनी चाहिए। किससे, के सी से। तो मुझे चाहिए कि मेरा जो रिएक्टेंट पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू मुझे ज्यादा करनी पड़ेगी और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, छोटी। तो मैंने इसको इस तरीके से शो कर दिया कि हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट काफी ह्यूज पड़ा हुआ है और हमारा प्रोडक्ट की अमाउंट क्या पड़ी हुई है, कम। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा इक्विलिब्रियम बने तो मेरे रिएक्टेंट को किसमें कन्वर्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट के अंदर। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो आपको यहाँ से पता चल सकता है कि आपकी जब क्यू सी की वैल्यू के सी से छोटी होती है तब इसका मतलब क्या है कि आपका फॉरवर्ड रिएक्शन ऑब्टेन होगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट जो होगा वो रिक्वायर्ड होगा ताकि आपका जो सिस्टम है या आपका जो रिएक्शन है वो क्या अटेन कर ले, इक्विलिब्रियम अटेन कर ले। अब चलते हैं आंसर नंबर 4 की तरफ कि हमें ये पता कैसे चलेगा, हम किस तरीके से गैस कर सकते हैं कि हमारा रिवर्सेबल रिएक्शन कब पहुंचेगा या कब स्टार्ट होगा या इक्विलिब्रियम को बनाने के लिए रिवर्स रिएक्शन को आना चाहिए। तो इसके लिए हम सेकंड केस का क्या लेंगे, सारा लेंगे। क्यू सी की वैल्यू जब क्या हो जाए, के सी से बड़ी। अब दोबारा मैं इस पॉइंट पे आता हूँ कि क्यू सी की वैल्यू मैं चाहता हूँ कि मेरी बड़ी आए तो मुझे प्रोडक्ट की अमाउंट को बड़ा रखना पड़ेगा और रिएक्टेंट की अमाउंट को कम रखना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बड़ी है, लार्ज है, लेकिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, कम। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा रिएक्शन मोशन कर रहा है तो मुझे यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा होगा किस चीज के अंदर, रिएक्टेंट के अंदर। और जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है तो हम इसे क्या नाम देते होते हैं, रिवर्स रिएक्शन। तो पहला केस फॉरवर्ड के लिए, और केस नंबर 2 कि क्यू सी इज ग्रेटर देन के सी जब आए तो वो किस चीज को शो करेगा, रिवर्स रिएक्शन को। तो अब यहाँ पे मेरी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा बढ़नी चाहिए ताकि बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा है, ताकि क्या हो सके, इक्विलिब्रियम अटेन हो सके। अगर इक्विलिब्रियम चाहिए तो हमारे प्रोडक्ट को किस डायरेक्शन में मोशन करना चाहिए, रिवर्स रिएक्शन के अंदर, ताकि हमारी बैलेंसिंग हो सके। आंसर नंबर 5 कि जब क्यू सी की वैल्यू के सी के बराबर हो जाए तो इसका क्या मतलब है, देखिए क्यू सी का फॉर्मूला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेम टू सेम के सी का फॉर्मूला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब जब दोनों की वैल्यू सेम हो चुकी हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी इक्विलिब्रियम क्या हो चुकी है, एस्टैब्लिश हो चुकी है, आपका रिएक्शन अब बैलेंस के ऊपर आ चुका है। तो ये कंडीशन शो करेगी इक्विलिब्रियम पॉइंट को। अब चलते हैं आखिरी सवाल के ऊपर और न्यूमेरिकल की मदद से ये चीज जानने की कोशिश करती है कि क्या वाकई वैल्यूज हम ये चीज प्रिडिक्ट करके देती भी हैं या नहीं देती। ये सारा कॉन्सेप्ट फर्जी है, तो इस चीज को प्रूफ के वाइज देखते हैं। देखिए मैं एक रिएक्शन ले रहा हूँ कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट कर रही हैं और क्या बना रही हैं, अमोनिया बना रही हैं। अब आपको पता है कि के सी एक स्पेसिफिक टाइम के बाद मिलेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। तो उसकी कांस्टेंट वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है जो कि कितनी है, 0.06 पर मोल स्क्वायर इंटू डी एम 6 की वैल्यू रखता होता है। अब मैं इसको फाइंड करना चाहता हूँ किसी टाइम के ऊपर, यानी कि वो टाइम 2 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है, कोई टाइम है मैंने सपोज किया। और उस टाइम जो मुझे कंसेंट्रेशन मिली एन टू की कितनी मिली, 1 × 10⁻³ एच टू की कितनी मिली, 1 × 10⁻⁻², और अमोनिया की कितनी मिली, 1 × 10⁻³ तो अगर मैं स्पेसिफिक टाइम के ऊपर करूंगा तो वो केसी का सहारा लूंगा। लेकिन चूंकि मैं किसी भी टाइम के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ तो मैं किस चीज को लूंगा, क्यूसी को, रिएक्शन कोशेंट को। तो रिएक्शन कोशेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। यहाँ हमारा प्रोडक्ट अमोनिया है तो उसका स्क्वायर, और रिएक्टेंट हमारे पास कितने हैं, 2, नाइट्रोजन इंटू हाइड्रोजन और उसकी क्या आ जाएगी, पावर 3। तो हमारे पास गैसेस सारी हमने लिख दी। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, अमोनिया की वैल्यू हमने कितनी ली है, 1 × 10⁻³
यहाँ पे 1 × 10⁻³ ये इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद नाइट्रोजन गैस की वैल्यू हमने कितनी ली है 1 × 10⁻³ ये भी आ गए। हाइड्रोजन गैस की पावर वैल्यू हमने कितनी ली है 1 × 10⁻²। तो हमने तीनों की वैल्यूज लिख दिए। जब आप इसे कैलकुलेट करते हो क्यूसी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1 × 10⁻³ जिसे हम लिख सकते हैं 1000। अब हम इस क्यूसी की वैल्यू और इस केसी की वैल्यू को कंपेयर करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड में है, रिवर्स में है या इक्विलिब्रियम के ऊपर पहुंच चुका है। तो देखिए क्यूसी की वैल्यू अगर हम कंपैरिजन करें तो उसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है कि क्यूसी की वैल्यू 1000 है जो कि ग्रेटर है किस चीज से केसी से जो कि कितनी आ रही है 0.6। तो मैं इनकी वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू है 1000 जो कि ग्रेटर होती है केसी की वजह से जो कि कितनी आ रही है 0.06। तो आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू ज्यादा है और इसकी वैल्यू कम है। अब डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड करेंगे अभी हमने बात की है कि जब ऊपर वैल्यू वैल्यू बड़ी होगी तब वो प्रोडक्ट ज्यादा पड़ा हुआ होता है। तो हमारे पास कंडीशन कौन सी आती है ये वाली। तो फॉरवर्ड सॉरी प्रोडक्ट ज्यादा पड़ा हुआ है और रिएक्टेंट क्या है लेस अमाउंट में है। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मोशन करेगा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड पे। तो रिएक्शन कौन सा हो जाएगा रिवर्स रिएक्शन। तो यहाँ से आपको रिएक्शन की डायरेक्शन भी मिल जाएगी बाय लुकिंग एट देयर वैल्यू। आखिर में मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।